हाँ जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम ऑल ऑफ यू। मोहम्मद अहमद भाई, राजवीर चौहान, खुशी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तनीषा, गुड मॉर्निंग। यू कैन आस्क देम टू टेक द स्टफ, कीप योर लैपटॉप आल्सो, ये देख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग राशि, संचित, कृषिका, सृष्टि, ख्वाहिश, अथर्व, पार्थ, विनीत, सरगम, सरगम। Good morning, all of you. We'll just wait for another 1 or 2 minutes for everyone to join. All the students who are watching recorded, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सभी को बहुत बहुत सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और अगले 2 मिनट के अंदर हम लोग करते हैं स्वागत। यस, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सही बात है मोहम्मद भाई, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, पूरी एकाग्रता टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच। सर आई एम गुड टुडे। चलो, बहुत अच्छी बात। तो क्लास चालू होने के बाद एकदम से सब जने ज्वाइन होते नहीं, तो एक बार इंतजार करते हैं। और हमारे बीच नहीं है अदिति, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जैन थी, अ, अदिति भी थी और जैन भी थी, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बार सब जने बोल देते हैं जय जिनेन्द्र। बहुत बुरा हुआ, पर ठीक है, अब ज्यादा गम मनाते नहीं है इस चीज का। इट्स फाइन। हाँ जी, स्टोरी डल गई थी इंस्टाग्राम पे। मैंने इतना रोका सबको, इतना टोका सबको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट गलत किया यार आप लोगों ने। नहीं करना चाहिए था ऐसे, स्टोरी नहीं डालनी चाहिए थी इंस्टाग्राम। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गए। ऐसा फील हो रहा होगा, जहां पर भी बैठी अदिति को ऐसा ही फील हो रहा होगा कि मेरी मौत का तमाशा देखने सब जने आ गए। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी सैड। चलिए, कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास में? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, कोई होमवर्क नहीं था। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखा था। उस कंसेप्ट को आज पूरा करके ये टॉपिक को आज पूरा करेंगे और कल हम चालू करेंगे नया टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, यस। चेक करते हैं एक बार। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको अलग टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जहां मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आमतौर पे तो रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिए होते हैं, लेकिन अगर रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या होगा, मतलब व्हाट इफ द रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस आर नॉट गिवन। तो मैंने आपको मेरी आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से चीजें होती है। और अगर रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं दिया है तो हमें कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन, उसके हमने 3 सिंपल स्टेप्स देखे थे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं। स्टेप नंबर 1 था कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स, जहां पर हम कैश बुक के डेबिट साइड को पासबुक के क्रेडिट साइड से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स, तो हर एक पैसा जो कैश बुक में आया है वो पासबुक में दिखना चाहिए, और हर एक रिसीट जो पासबुक में आई है वो कैश बुक में दिखनी चाहिए। अगर कोई रिसीट दोनों जगह दिख रही है, इट्स अपियरिंग इन बोथ द बुक्स, तब तो वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिएगा अगर कोई अमाउंट, कोई रिसीट सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, दोनों जगह नहीं दिख रही है, तो वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं बहुत सिंपल चीजें। जो कॉमन ट्रांजैक्शन है, जो दोनों बुक्स में दिख रहे हैं, उसको हम करते हैं टिक मार्क और बाकी को हम अनटिक रहने देते हैं। स्टेप नंबर 1। सेम चीज हम लोग करते हैं जब हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ पेमेंट्स, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कंपैरिजन ऑफ पेमेंट्स के अंदर हम लोग कैश बुक के क्रेडिट साइड को पासबुक के डेबिट साइड से कंपेयर करते हैं। कैश बुक के क्रेडिट साइड को पासबुक के क्रेडिट साइड से कंपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है। और कंपेयर कर कर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर कर जो कॉमन ट्रांजेक्शन है उसको टिक मार्क करते हैं। एक सेकेंड। और टिक मार्क करने के बाद जो टिक मार्क हो जाते हैं वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस नहीं है, जो अनटिक होते हैं वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस है। तो इस तरीके से कैश बुक और पासबुक के रिसीट्स और पेमेंट्स तो कंपेयर हो गए। लेकिन फिर संत कबीरदास जी की बात है, जो मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में क्या कही थी, बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिलिया न कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिलिया न कोई, जो देखा अपने दिल में तो मुझसे बुरा न कोई।
और फिर हम करते हैं इंट्रा बुक कंपैरिजन, जहां पर हम कैश बुक के ही डेबिट और क्रेडिट को आपस में कंपेयर करते हैं और पासबुक के डेबिट और क्रेडिट को भी आपस में कंपेयर करते हैं और जो भी कॉमन ट्रांजेक्शन होते हैं उसको टिक मार्क करके हटा देते हैं। करेक्ट। ये कंपैरिजन हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास में यहाँ पर एक कैश बुक अवेलेबल है और ये एक पासबुक अवेलेबल है। एक एक स्टेप करके हमने फॉलो किया, तीनों का कंपैरिजन किया और फिर फाइनली ये सब कुछ करने के बाद जो अनटिक्ड ट्रांजैक्शंस हमें मिले वो अनटिक्ड ट्रांजैक्शंस को हमने हाईलाइट किया और फिर उसको हमने क्या कहा, दे आर अवर रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं बेटा जी? वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस। मतलब दे आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक अब दोनों में डिफरेंस हो रहा है। ये रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस, इसमें कैश बुक के डेबिट साइड में, रिसीट साइड में जो 3 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ये कौन से हैं? चेक रिसीट बट नॉट क्रेडिटेड, आई रिपीट, चेक रिसीट बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और फिर अगर आप पासबुक में देखेंगे तो 3 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस थे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, पेमेंट्स मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये सारे ट्रांजैक्शंस एडजस्ट करने के बाद हमने स्टार्टिंग बैलेंस लिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक। आप अल्टरनेटिवली बैलेंस एज पर पासबुक भी ले सकते हैं और फिर हमने ये सब एडजस्टमेंट किया एंड वी अराइव्ड एट बैलेंस एज पर पासबुक और ये बैलेंस एज पर पासबुक हमारे पासबुक से मैच हुआ था, मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही था। अब इसी तरीके का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ एक क्वेश्चन हम लोग और अभी करने वाले हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लिखवा रहा हूं, तो अपने रजिस्टर्स में आप आएंगे और रजिस्टर्स में आप आकर जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिख लेंगे, ठीक है? पहले सिर्फ देखेंगे, अभी लिखना चालू मत करना। कम टू द फ्रेश पेज ऑफ योर रजिस्टर, जस्ट आप आराम से देखो मुझे या जो मैं लिख रहा हूं उसको, दोनों में से किसी भी चीज को, बट अभी लिखो मत, ठीक है? काका आप जाएंगे ना तो दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ ये दोनों लेके जाइए। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ देख लीजिए। नमस नमस्ते। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अमन जायसवाल जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कम ऑन, नाउ यू राइट डाउन ऑल ऑफ। कोई बात नहीं अमन, बैकलॉग हो गया तो ये चैप्टर को आप रिकॉर्डेड देख लेना, कल से हम नया टॉपिक ज्वाइन कर रहे हैं, कल से आप ज्वाइन कर लेना, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, समझा है, उसके बेसिस पर आपको इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। जतिन, आज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आज कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन करे, बिकॉज आज लास्ट डे है इस टॉपिक का। मैं सबको बता रहा हूँ, बिल्कुल बैकलॉग से डरो मत, चिंता मत करो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो टॉपिक है वो आप आराम से कवर कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग तो ऑप्शनल है, अगर आप कॉमर्स से हो तो रियली स्पीकिंग बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिसका भी बैकलॉग है आराम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल उसके बारे में सोचो मत, प्रेशर मत लो, धीरे धीरे करके उसको कवर कर सकते हैं आप। 2 मिनट में और रुक रहा हूं फॉर ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन एंड देन टू गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई वेट फॉर 2 more minutes. लास्ट 1 minute, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, बट स्टिल आई वेट फॉर 1 more minute. ओके, टाइम अप। अब दोस्तों क्वेश्चन 1 और 2 सिमिलर भी है और एक दूसरे से अलग भी है, क्यों क्या कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन चेक करेंगे 4 नंबर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर सपोज कीजिए आपको दो अलग अलग महीने की कैश बुक्स और पासबुक दी है। सी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 1 और 2 दोनों में जो हम देख रहे हैं डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक एंड पासबुक वर ऑफ सेम मंथ्स, है ना। कौन से महीने की थी, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कैश बुक एंड पासबुक आर ऑफ डिफरेंट मंथ्स, ये दोनों अलग अलग महीनों की है, सेम मंथ्स की नहीं है। कैश बुक एंड पासबुक आर ऑफ डिफरेंट मंथ्स। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन। अगर बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है 31 मार्च को, अब अगर आप कैश बुक देखते हैं तो दोस्तों कैश बुक की जो डेबिट साइड है उसको हम कौन सी साइड कहते हैं, रिसीट साइड। और क्रेडिट साइड को क्या कहते हैं, पेमेंट साइड। पासबुक के क्रेडिट साइड को कौन सी साइड कहते हैं, रिसीट साइड। और पासबुक के डेबिट साइड को कौन सी साइड कहते हैं, पेमेंट्स साइड। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 3 सिंपल स्टेप्स देखे थे, कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स, कंपैरिजन ऑफ पेमेंट, इंट्राबुक कंपैरिजन। इफ आई कंपेयर द रिसीट्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ओनली एंड ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि हमें बैंक रिकंसिलिएशन कब बनाना है, एज ऑन 31 मार्च। तो अगर मैं सिर्फ 31 मार्च का कंपैरिजन करता हूं तो कैश बुक में ए के नाम से एक रिसीट है जो मुझे पासबुक में दिख रही है, तो पासबुक में और कैश बुक में क्योंकि दोनों जगह दिख रही है मैंने टिक मार्क कर दिया। बी नाम से एक और रिसीट है मार्च में, वो भी मुझे मार्च के पासबुक में दिख रही है, लेकिन सी और डी नाम की रिसीट्स मुझे नहीं दिख रही है। सर दिख रही है ना, थोड़ा नीचे तो जाओ। अरे लल्ला, दिख रही है, पर कौन से महीने की पासबुक में दिख रही है, आई कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन हमने ये बुक्स कब क्लोज किया है,
वी हैव क्लोज्ड ऑन 31st में, तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31st मई का बनाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एज ऑन 31st में क्या ये चेक्स क्लियर हुए? नहीं हुए, ठीक है। अब मैं आता हूं कंपैरिजन ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट्स को मैं कंपेयर करता हूं तो कैश बुक में पीर के नाम से एक पेमेंट दिख रहा है मार्च में, वो पासबुक में भी दिख रहा है। तो कैश बुक में और पासबुक में दोनों के मार्च में दिख रहा है, मतलब ये रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यू के नाम से एक पेमेंट दिख रहा है, वो भी मार्च में है, वो भी रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन आर के नाम का जो पेमेंट है, जो चेक इशूड था, वो क्लियर हुआ है। पर वो कब क्लियर हुआ है, कौन से महीने में क्लियर हुआ है? इट इज क्लियर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसका मतलब क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कुल मिलाकर टोटल 3 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस है। एक है सी, एक है डी और एक है आर। और अगर आप देखेंगे, यही 3 ट्रांजैक्शंस आपको अप्रैल महीने में नजर आ रहे हैं, यही 3 ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? इफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन ऑफ डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग महीनों के, कैश बुक दिया है मार्च का और पासबुक दिया है अप्रैल का, तो अगर मार्च के कैश बुक के कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल के पासबुक में नजर आते हैं, मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मार्च के कैश बुक के ट्रांजैक्शन अप्रैल के पासबुक में नजर आते हैं, इसका मतलब है वो 31 मार्च को क्लियर नहीं हुए। और अगर वो 31 मार्च को क्लियर नहीं है ना बंधु, तो वो क्या बन जाता है? रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन बन जाता है। एंड द करेक्ट आंसर टू द एमसीक्यू दैट आई हैव गिवन टू यू इज ऑप्शन नंबर सी, दैट आर 3 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब पहले दिया था, बहुत बहुत बधाई हो। जिन्होंने नहीं दिया था या नहीं दे पाए या नहीं समझ पाए, उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। और अगर अब ये सवाल समझ में आया है, इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 रख रहा हूं और आपको 3 से 4 मिनट का समय दे रहा हूं। चैट्स को मैं कर रहा हूं बंद। 3 से 4 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। You have to tell me that there are how many reconciliation transactions as on 31st March 2019। तो कैश बुक जो है वो दिया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च और पासबुक जो है वो दिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आपको दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि कितने रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस हैं। आपका समय शुरू होता है अब। 4 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। जस्ट yes, now it is full screen, you can see it properly.
Last 1 minute left for you to find out the answer that what is going to happen. How many reconciliation transactions will be there? हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू। चैट्स को मैं चालू करता हूं और फिर सबका आंसर रजिस्टर करता हूं। कितने रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन, जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। राजवीर चौहान का आंसर है 3, कृषिका का 3, अथर्व 3, निधि 3, नियति 3, अमित 3, दिव्या 3, रविंद्र 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। चेक करते हैं क्या कहा था। अगर मार्च का कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल में है तो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है। कौन से ट्रांजैक्शन है बेटा जी, चेक कर लीजिएगा, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो गोयल के नाम का एक चेक है 33,000 का, देखिएगा सभी जने, गोयल के नाम का एक चेक है 33,000 का। ये चेक मार्च का था जो कि क्लियर हुआ है अप्रैल में, मतलब मार्च को तो ये क्लियर नहीं हुआ, और क्योंकि मार्च में क्लियर नहीं हुआ, ये है रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन। पटेल के नाम का भी चेक है 65,000 का, ये भी अप्रैल में क्लियर हुआ है, ये भी रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है। मतलब बाकी अमाउंट्स दिख नहीं रहे, मतलब मार्च के अमाउंट्स मार्च में क्लियर हो गए। अब हम आते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में अगर आप देखते हैं तो 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 रमेश रमेश जी का चेक। तो कुल मिलाकर 3 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस है ना। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, सर बैलेंसेस कैसे मैच करेंगे, फोकस कीजिएगा। अगर आप कैश बुक में 31 मार्च का बैलेंस देखते हैं तो वो है 3,13,000, और पासबुक में 31 मार्च का बैलेंस कहां से मिलेगा। तो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना अप्रैल का, वो है 3,65,000। समझ में आया। तो ये है आपका कैश बुक का बैलेंस और ये है आपका पासबुक का बैलेंस। अब फटाक से बैंक रिकंसिलिएशन ऐसा ओरली करते हैं। सपोज मैं कैश बुक का बैलेंस लेता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट 3,13,000। अब रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस है 3। कैश बुक के डेबिट में जो 2 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है वो क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मतलब हमने चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया बट नॉट क्लियर, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 33,000 प्लस 65,000 लेस करेंगे 98,000। और रमेश जी का चेक है, ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू किया मतलब क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1,50,000। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, 98,000 माइनस करना है, 3,13,000 माइनस 98,000 प्लस 1,50,000, और चेक कीजिए क्या आपका आंसर मैच हो रहा है, 3,65,000 से मैच हो रहा है क्या। यस, बिल्कुल 3,65,000 से मैच हो रहा है। अब ये तो वो सिचुएशन हो गई जहां पे मैंने कैश बुक बैलेंस को लिया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पे हम लोग पहुंचे पासबुक बैलेंस पे। अब मैं दूसरी तरीके से करके बताता हूं। सपोज मैं यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं पासबुक का बैलेंस। हाउ मच इज पासबुक बैलेंस, 3,65,000। और अब मुझे पासबुक से कहां पर आना है, कैश बुक पे आना है। ठीक है, चेक करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। पहला ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक जब डिपॉजिट किए तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया बट नॉट क्लियर, मतलब पासबुक का बैलेंस कम है। अब समझना, स्टार्टिंग बुक यहां पर कौन सी है, पासबुक, एंडिंग बुक कैश बुक। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। आई विल ऐड 1 lakh, sorry, I will add 98,000। ये दो जो चेक्स है ना, 33,000 65,000 को ऐड करूंगा। रमेश जी का जो चेक है उसकी कहानी क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू करते हैं, कहां से इशू करते हैं, अकाउंट से। अकाउंट होल्डर की एंट्री मतलब कैश बुक में बैलेंस कम हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक में बैलेंस अभी भी साथ है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 1,50,000 लेस करेंगे। अब एक बार चेक कर लीजिए आंसर मैच हो रहा है क्या, प्लस 98,000 माइनस 1,50,000। ओ यस, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नींबू है,
चेक करिए टूथपेस्ट में नमक नींबू हो ना हो, मेरे कैलकुलेटर पे 3,13,000 की फिगर है, मतलब ये मैच हो रहा है आपके कैश बुक बैलेंस के साथ। तो पासबुक बैलेंस भी दिया है, कैश बुक बैलेंस भी दिया है, चेक कर लीजिएगा सभी जने। क्लियर हुआ क्या? फटाक से छाप लो अपने रजिस्टर में, 2-3 मिनट दे रहा हूं, छाप लो अपने रजिस्टर में, फिर आगे बढ़ते हैं। दीपांशु रेक्टिफिकेशन कल से चालू होगा। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इनफैक्ट होमवर्क क्वेश्चन चेक करने के बाद हम वो जो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है वो भी आज सॉल्व कर लेंगे, मतलब फिर इस चैप्टर में कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा। राजवीर, आई विल टेल यू अबाउट इट, डोंट वरी। डन ऑल ऑफ यू? ओहो, ऐसे बेटा खुलेआम प्यार का इजहार नहीं करते दीपांशु, आई लव यू सर, अरे रे, गलत हो जाएगा बेटा, है ना? डरना जरूरी है का इंतजार ही नहीं करेंगे, आज ही कर लेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन गट, मतलब पूरा बैंक रिकंसिलिएशन आज खत्म, आज ही आज खत्म। ठीक है, चलिए 4th नंबर का जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका होमवर्क था, चेक करिए उसके आंसर सभी जने। 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। सर आंसर चेक करना क्या है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें दोनों बैलेंसेस हमारे पास है, मतलब कैश बुक का भी है और पासबुक का भी है ना? सिमरन, स्पेसिफिक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्लीज वॉच द रिस्पेक्टिव लेक्चर जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया बेटा, है ना? ओके, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 31st March 2019, ध्यान से देखिएगा, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000। अब पासबुक में बैलेंस है, जब सिर्फ वर्ड बैलेंस यूज होता है तो हम उसको हमेशा क्या इंटरप्रेट करते हैं? फेवरेबल बैलेंस है। तो नम्रता के पासबुक में फेवरेबल बैलेंस है, कितना है फेवरेबल बैलेंस चेक कीजिएगा, 1,50,000 to her credit, while balance as per cash book is 1,12,050। कैश बुक का बैलेंस दिया है। अब देखना ये क्वेश्चन कैसा है, यहां पर इस क्वेश्चन में कैश बुक एंड पासबुक बोथ द बैलेंसेस आर अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास चॉइस है ऑफ सेलेक्टिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब दोनों बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं आप या तो कैश बुक को या पासबुक को किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। तीसरा, वी कैन चेक अवर आंसर्स इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, बिकॉज क्योंकि दोनों बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं 1,50,000 की फिगर को ओपनिंग बैलेंस ले रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ, तो 1,12050 मेरा क्लोजिंग आना चाहिए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आसान बन जाता है। कोई भी एक बैलेंस ले लेते हैं, मैं यहां पर पासबुक का बैलेंस ले लेता हूं, ठीक है, 1,50,000 पासबुक का बैलेंस लेकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर है? पक्का? पक्का? नाउ she was issued checks amounting to rupees 80,000, out of which only 32,000 were presented for payment। अब ये ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना और समझना, ठीक है? she was issued checks amounting to 80,000, मतलब उसको 80,000 रुपए के चेक्स दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 32,000 के चेक्स जो है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। तो अब जो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए हैं, इसका मतलब है कि वो वाले चेक कैश बुक में भी दिख रहे हैं और वो वाले चेक पासबुक में भी दिख रहे हैं। तो जो कैश बुक और पासबुक में दिख रहा है वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन थोड़ी कहलाता है। रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन वो कहलाता है जो सिर्फ कैश बुक में या सिर्फ पासबुक में दिख रहा है। तो हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा कि अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के, मतलब ऐसे कितने के चेक्स हैं जो इशू तो किए हैं बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो आंसर है 80 - 32 48,000। क्लियर? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक। हम क्या करेंगे, वी ऑलवेज गो फ्रॉम स्टार्टिंग टू
एंडिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे 4848,000। चेक कीजिएगा सभी जगह। इज दिस क्लियर और नॉट? She received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forget to deposit in the bank। ठीक है, आपको एक चेक मिला है, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। देखो दो स्टेटमेंट्स का मतलब सेम होता है, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट कहो या फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। आपको एक चेक रिसीव हुआ है, आपने कैश बुक में एंट्री की, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, बट नॉट डिपॉजिटेड क्योंकि डिपॉजिट नहीं किया या क्लियर नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5,000। ठीक है सर। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड हैज नॉट बीन क्लियर्ड। बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखो यहाँ 5,000 का चेक मिला, जमा ही नहीं किया, तो मिला तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया, जमा नहीं किया तो पासबुक में एंट्री नहीं है। यहाँ पर 22,000 रुपए का जो चेक है ये मिला है, इट इज रिसीव्ड, डिपॉजिट भी किए हो मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड किए हो, लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में जमा नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम इफेक्ट होगा 22,000 का। Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank, which has not been recorded by her in the cash book yet। इसको टेक्निकली कहा जाता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आपके कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम है, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 15,700। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस है कम, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लास्ट ट्रांजैक्शन है, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। दो ट्रांजैक्शन हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1,500। मैंने आपको क्या समझाया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, उसको कैसे इंटरप्रीट करेंगे, देखेंगे कि इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अब इंटरेस्ट है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है मतलब मेरी इनकम है, मतलब इंटरेस्ट मुझे मिला है, तो 1,500 का इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 1,500। और 250 रुपीज का बैंक चार्जेस लगा है, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में ज्यादा है, हम करेंगे ऐड 250। और अब इन सारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट अगर मैं देखता हूं, 1,50,000 माइनस 48,000 प्लस 27,000 माइनस 15,700 माइनस 1,500 प्लस 250, तो आप चेक कीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलती कर दी, प्लस 27,000 माइनस 15,700 माइनस 1,500 प्लस 250। हाँ अब सही है, 112,050। I really need to change my calculator desperately। 112,050, check all of you, 112,050। सिमिलरली अगर आप चाहें तो 112,050 का अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो एंडिंग पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को, पक्का? चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, और फिर मैं आपको इंडेक्स भरना भी आज सिखा दूंगा, मतलब आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, फिर मैं आपको इंडेक्स भरना सिखाता हूं। लेट्स डू द क्वेश्चन which is so called one of the most difficult question, but not anymore baby, because my students are not going to be afraid of that question। गरीबों का मतवाला, गरीबों का मतवाला, हिम्मत वाला, गड़बड़ वाला। क्वेश्चन नंबर 6। अब मेरी बात सभी जने ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबों का मतवाला, गड़बड़ वाला। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक तरीके से समझ लो, आपकी टेस्ट है, ठीक है, एक तरीके से आपकी टेस्ट है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 10 मिनट्स। लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो भी है, बेटा आंसर मत लिख, राजेश, ए राजेश आंसर मत लिख, चैट्स को मैं बंद कर रहा हूं। 10 मिनट का समय दे रहा हूं, वर्चुअल टेस्ट आप लोगों की है, फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका समय शुरू होता है अब, और मैं स्क्रीन से गायब हो जाता हूं। 10 मिनट्स, इट्स 11:38 10 11:48। 10 मिनट में सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है, गड़बड़ वाला।
2 minutes over, guys. 8 minutes left. Do it with a very positive approach. Very, very positive approach. 6 minutes left.
Last 3 minutes left. Two minutes left. Last 1 minute left. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ जी, लास्ट 1 minute लेफ्ट. टाइम अप. चैट्स को मैं कर देता हूं चालू और फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, चेक करते हैं दोस्तों. ये जो क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आई एम नॉट डन एज येट. मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, इससे भी डिफिकल्ट बनाया है बीआरएस पे. वो मैं कवर करूंगा मैराथन्स के अंदर. मोस्टली मैराथन्स रिविजन उसमें कवर करूंगा. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन प्राइमरीली बनता है मेथड नंबर 1 का. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट है कहने के लिए, इसलिए बताता हूँ. ये क्वेश्चन है प्राइमरीली मेथड नंबर 1 का. मेथड नंबर 1 मतलब प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, उसको कहते हैं मेथड नंबर 1. ये क्वेश्चन प्राइमरी उसका है. लेकिन लेकिन आईसीएआई ने मॉड्यूल के अंदर इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया. ऐसा क्यों किया मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, वापस बता रहा हूं. बिकॉज सिर्फ इंस्टीट्यूट आपको ये दिखाना चाहता है कि अगर सेम क्वेश्चन को आप दो मेथड से करते हैं तो आंसर सेम आता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 8. डू यू रिमेंबर? मेरी बुक का जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन वैसे मेथड नंबर 2 का है, पर मैंने मेथड 1 से भी सॉल्व करवाया था. मैं, रुक जा बेटा दीपक, मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, पूरा. एक नहीं, आप सिर्फ 4 नंबर का एडजस्टमेंट करो ना, मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, बस अभी फोकस करिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट आंसर चेक करते हैं. आईसीएआई मॉड्यूल का ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है. ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8. ठीक है, मेथड नंबर 1 का क्वेश्चन है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, आंसर इसका चेक कीजिएगा. 1253619, 12 lakh 53,53,619, 619, 12 lakh 53,619. क्लियर? अब मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम. सभी जने फोकस कीजिएगा, टॉप टू बॉटम ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. The cash book of Mr. Garbarwala shows 8,36,400 as the balance at bank. तो ये दिया है कैश बुक का बैलेंस as on 31st December 2019. But you will find that it does not agree with the balance as per passbook. On scrutiny, the following discrepancies were noticed. जो भी ट्रांजेक्शन आपको लग रहा है कि आपको बाद में वापस रिवाइज करना है, सिर्फ उसका नंबर आपको यहाँ पर लिख कर रखना है. समझ में आ रहा है? ये जो ब्लैंक स्पेस दिया ना, ये इसी के लिए दिया है, नंबर आपको लिख के रखना है.
फिर से कह रहा हूं, हार्ड कॉपीज जिसके पास नहीं है आप ऑर्डर कर सकते हैं एकाग्रता की वेबसाइट से जाके। नाउ अंडरस्टैंड। सबसे पहले on 15th December 2019, payment side of cashbook was undercasted by rupees 10,000. What is the meaning of undercasting? Short totaling. तो कैशबुक का जो पेमेंट साइड है उसकी टोटल 10,000 रुपए से कम ली गई है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा समझना। इसका इफेक्ट ये होगा कि कैशबुक में पेमेंट्स जो है वो कम दिखाई देंगे क्योंकि पेमेंट साइड की टोटल कम ली है। और कैशबुक में अगर पेमेंट्स कम दिखाई देंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा। अंडरकास्टिंग शॉर्ट टोटलिंग से क्या होता है, पेमेंट्स कम दिखते हैं, पेमेंट्स कम दिखता है तो बैलेंस ज्यादा दिखता है। बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैशबुक में पेमेंट्स कम दिख रहा है मतलब कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। चेक करिएगा, ये देखिए लेस में लिखा है 10,000 रुपीज स्टार्टिंग बैलेंस। क्लियर हो गया सभी को आराम से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a check of rupees 1,31,000 issued on 25th December was not taken in the bank account. A check issued, चेक इशू किया, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक का बैलेंस आधा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1,31,000। चेक करिएगा, कहां पर गया, लेस हुआ है। चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? ओ आई एम सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया, माय मिस्टेक। अलोपोजी फॉर दैट। A check of 1,31,000 was issued, was not taken in the bank column. एक सेकेंड, accident point was not taken in the bank column मतलब not recorded in cash book. एलोपोजी, माय एलोपोजी, माफ कर दीजिएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। आपने एक चेक इशू किया, कैशबुक में एंट्री पास नहीं की, पासबुक में तो एंट्री हो गई, पासबुक में उसका बैलेंस कम हो गया, कुछ नहीं दिया मतलब वो प्रेजेंट भी हो गया तो पासबुक में बैलेंस कम हो गया है। कैशबुक में भी बैलेंस ज्यादा है बिकॉज आई एम नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। बिल्कुल सही है। तो अब अगर ये ट्रांजेक्शन मेरा गलत है ना तो ऊपर वहां पे 2 नंबर चला जाना चाहिए, राइट डाउन नंबर 2 अब चेक करिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट नंबर 3, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column there। बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है। One deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। इसका मतलब क्या है, आपको पैसा मिला है बैंक में लेकिन रिकॉर्ड किया है कैश बुक के कैश कॉलम में। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम का मतलब है रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। तो कुल मिलाकर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। समझ में आया, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। जब हम कैश बुक कहते हैं तो बेटा जी कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की। तो बैंक कॉलम में तो डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1,50,000। चेक करिएगा, as if there is no bank column मतलब the deposit is recorded in cash books cash column, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं है। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कैश बुक के कौन से कॉलम को रेफर करते हैं, वी ऑलवेज रेफर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, क्योंकि वहीं से तो बेटा जी बैंक बैलेंस पता चलता है ना, नहीं तो कहां से पता चलेगा। ऑन 18th December the debit balance of 15260 on the previous day was brought forward as credit balance। शाबाश, तारीफ काबिल, गलती की है। देखो गलती क्या है समझना, तो ये आपकी कैश बुक है, कुछ ज्यादा ही वाहियात बन गई, ये आपकी कैश बुक है। अब गलती है ऑन 18th December। अब ये कैश बुक में अगर आप देखेंगे तो 18th December, 19th December, 18th December के डे एंड पे आपका बैलेंस कितना था और कौन सा था। ऑन 18th December डेबिट बैलेंस ऑफ 15260। तो 18th December को
डेबिट बैलेंस था 15260। अब इसको अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगले दिन क्या किया, इसको जब ओपनिंग बैलेंस बनाया तो गलती ये कर दी कि डेबिट की जगह इसको बना दिया क्रेडिट बैलेंस 15260। मतलब क्या, मतलब ये बेटा जी कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। मतलब एक छोटी सी गलती कर दी, एक्चुअली इतनी भी छोटी नहीं है, पर एक गलती ये कर दी कि अर्थ का अनर्थ ही हो गया। जहां पर फेवरेबल बैलेंस था उसको अनफेवरेबल बैलेंस बना दिया। अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे समझना। पासबुक में कुछ हुआ है, जो भी राड़ा हुआ है पूरा के पूरा राड़ा कैशबुक में, पासबुक में कुछ भी गलती नहीं हुई है, समझ में आया। पासबुक में कुछ भी गलती नहीं हुई है, जो भी लफड़ा हुआ है कहां हुआ है, कैशबुक में। अब कैसे करेंगे सर, देखो कैशबुक में डेबिट होना चाहिए था, आपने कैशबुक में क्रेडिट कर दिया। अब गलती को कैसे सुधारेंगे, पहले तो सर हम कैशबुक को एक बार क्रेडिट करेंगे, एक बार डेबिट करेंगे, क्योंकि गलती से क्रेडिट किया ना, तो एक बार डेबिट करेंगे 15260 से। ठीक है सर, लेकिन सर आपको पता है एक बार डेबिट करने से क्या होगा, सिर्फ हमने जो गलती की है ना, सिर्फ वो गलती सुधरेगी, ओनली दैट एरर विल बी रेक्टिफाइड। जबकि मुझे ना सिर्फ ये गलती को सुधारना है, मुझे एक्चुअल डेबिट बैलेंस भी तो चाहिए। तो सर मुझे एक और बार डेबिट करना पड़ेगा 15260 का। मतलब सर मुझे टोटल डेबिट कितने का करना पड़ेगा, 15260 इंटू 2, 30,520 रुपए का डेबिट करना पड़ेगा। कितने का टोटल डेबिट करना पड़ेगा, 30,520 रुपीज का डेबिट करना पड़ेगा। बात बहुत सिंपल थी, जहां मुझे किसी से पैसे लेना था मैं बेवकूफों की तरह उल्टा पैसे देकर आ गया। तो अब मुझे पूछेंगे भैया गलती कैसे सुधारोगे, तो मुझे उससे दो बार पैसे लेने पड़ेंगे। एक तो जो मैंने दे दिया था गलती से वो भी लेना पड़ेगा, और जो मुझे एक्चुअली लेना था वो भी लेना पड़ेगा। तो इफेक्ट होगा 30,520 का। अब बैंक रिकंसिलेशन में इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, फोकस करना। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। जब मैं कह रहा हूं बैलेंस, मतलब दोनों में फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए। अब बैंक में फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए था, मैंने बना दिया क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब कम कर दिया, है ना। क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो कैशबुक का बैलेंस मैंने कम कर दिया। जबकि कैशबुक में तो, पासबुक में तो अच्छा खासा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, और मैं यहाँ कैशबुक में दिखा रहा हूँ ओवरड्राफ्ट। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ऐड कितना करेंगे, 30520। ये चेक करिएगा, 30520, 30520। करेक्ट, पक्का। किसी को भी नहीं समझ में, वापस देख लेना, इतना पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। क्लियर, चलिए आगे। कोई परेशानी, प्रॉब्लम? चलिए, बहुत अच्छी बात। ना, अब तो सब आसान है। टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर, चेक्स एग्रीगेटिंग टू 7,815 वर एनकैश्ड। मतलब चेक कुछ डिपॉजिट हुए, उसमें से कुछ क्लियर हो गए। जो क्लियर हो गए वो रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन नहीं है, जो अनक्लियर्ड चेक है वो रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन है। तो 11,514 में से 7,815 क्लियर हो गए, 11,514 में से 7,815 क्लियर हो गए, 3,699 अनक्लियर्ड है। चेक्स आर अनक्लियर्ड, कितने के, 3,699। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक हमने किया डिपॉजिट, तो कैश बुक का बैलेंस नहीं, चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉन। ठीक है, चेक ड्रॉ किया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस आ रहा है। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3,699। चेक करिएगा, 3,699। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक करिएगा। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, हम लोग करेंगे इसको ऐड। और सब्सक्रिप्शन के लिए बैंक ने पे किया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, हम करेंगे लेस। तो 25,000 रुपए यहां पर आप चेक करेंगे ऐड होगा, और 1,000 रुपए का जो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक है वो लेस होगा। चेक करिएगा सभी जने। नेक्स्ट, एंड वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000, ध्यान से देखना, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटगोइंग चेक,
issued, मतलब चेक इशूड ऑफ 3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश। मार खाएगा ऐसा अकाउंटेंट कहां से लाए? एग्रीगेटिंग का मतलब होता है टोटलिंग, एग्रीगेटिंग का मतलब होता है टोटलिंग, है ना। वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 was recorded twice in the cash ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू किया 3,50,000 का, ठीक है, तो कैश बुक में एक बार और दो बार 7 लाख रुपए से बैलेंस कम किया। पासबुक में बैलेंस कम हुआ, पर कितने से कम हुआ? 3,50,000। अभी भी दोनों में गैप है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 3,50,000 रुपए, चेक करिएगा, और अकॉर्डिंगली हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। चेक ऑल ऑफ यू, check all of you. Is this clear to all of you? Is this complete to all of you? Check all. आया मजा सबको? एक तरीके से टेस्ट हो गई आज आपकी, बट फिर भी मैं टेस्ट लूंगा, डोंट वरी, बट एक तरीके से आज आपकी टेस्ट हो गई जब अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में काई नथी है। अब एक काम करेंगे, मैं आपको इंडेक्स भरना सिखा देता हूं। सबसे पहले इंडेक्स भरने के लिए सभी जने आएंगे अपने बुक्स में, जिनके पास भी ट्रिपल ए क्लास बुक में है, क्लास बुक्स है, सभी जने आएंगे अपने बुक्स में। ऑल ऑफ यू कम टू योर बुक्स। अब मैं जो बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। इंडेक्स किस चीज का? ठीक है, बहुत बढ़िया नंदिनी जी, आपने ये सवाल पूछा, इसके लिए आपको ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में, डिटेल में बता देता हूं, सभी जने फोकस करेंगे। बेटा जी, हम सब लोग अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग, जिसको तकरीबन 150 घंटे लगेंगे पढ़ने में, ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम ये 150 घंटे का सिलेबस पूरा रिवाइज कर पाए, बराबर। दिव्या, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक? मे आई प्लीज स्पीक विद योर परमिशन, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप योर माउथ शट, थैंक यू सो मच। तो एग्जाम से एक दिन पहले हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए। आपको पता है, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। सक्सेस इज नॉट अचीव फ्रॉम वन सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क, सक्सेस इज अचीव विद एवरी सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क। तो उसके लिए मैंने एक इन्वेंशन किया है, और वो इन्वेंशन का नाम है ट्रिपल ए रजिस्टर इंडेक्स। ट्रिपल ए मतलब क्या? माई नेम अंशुल, माई फादर्स नेम अनिल एंड माई सरनेम अग्रवाल, दैट्स जस्ट एन एब्रिविएशन आई यूज फॉर माई बुक। सो एक रजिस्टर का इंडेक्स मैंने इन्वेंट किया है। ये इंडेक्स कहां मिलेगा सर? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, ये इंडेक्स आपको मिलेगा ट्रिपल ए बुक में, जो मेरी क्लास बुक है। जिन लोगों के पास हार्ड कॉपीज है, जिसने ऑर्डर किया होगा, हार्ड कॉपीज के अंदर आपको इंडेक्स मिल जाएगा शुरुआत में, दोनों वॉल्यूम्स में शुरुआत में मिल जाएगा। जिनके पास हार्ड कॉपीज नहीं है, वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो कंटेंट फोल्डर है, वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी बताता हूं, जिसके पास दोनों ही नहीं है, नन ऑफ दी अबव, आप एक काम करिए, ये फॉर्मेट अपने रजिस्टर में पेंसिल और स्केल उठाकर बना लीजिए। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ करना क्या, पहले ध्यान से सुन लो और फिर आज इसको कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर आना है, अभी कोई नहीं करेगा, आपने सिर्फ सुनना है, और आज आपको इसको कंप्लीट करना है। दैट्स ओनली योर होमवर्क टुडे। सबसे पहला आपने चैप्टर किया बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आप चैप्टर का नाम लिखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हमने जो जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप लिस्ट डाउन करेंगे। सीरियल नंबर्स तो आपका नॉर्मल चलता रहेगा, पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, फिर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑब्लिक बुक का रेफरेंस ऑब्लिक मेरे बुक का पेज नंबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, इट वाज ऑन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी कॉलम कैश बुक। तो ये वाला जो कॉलम है ना, पर्टिकुलर कॉलम, ये हमारे लिए, हमारे मतलब आपका इंडेक्स है ना, तो ये आपके लिए। यहां पर आपको उस क्वेश्चन की स्पेशलिटी लिखना है, कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब उसकी खासियत क्या है, उसकी खूबी क्या है। बस ये चीज आपको यहां पर लिखना है पर्टिकुलर कॉलम में, और फिर आपको लिखना है अपने रजिस्टर का पेज नंबर। समझना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 था मल्टी कॉलम कैश बुक पे, क्वेश्चन नंबर 2 था एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे, क्वेश्चन नंबर 3 था परचेज बुक और लेजर पोस्टिंग, मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 4 था सेल्स बुक,
और उधर लेजर पोस्टिंग देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 परचेज रिटर्न बुक, क्वेश्चन नंबर 6 सेल्स रिटर्न बुक, और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको याद होगा तो इट वाज अ कंप्लीट अकाउंटिंग क्वेश्चन अलोंग विद ट्रायल बैलेंस, जहां पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखा था एंड इट वाज ओनली अ कांसेप्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा, बिकॉज ये सिर्फ कांसेप्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली ये चैप्टर 1 हो जाए, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आप जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लिखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए, अब जैसे हमारे तो सारे क्वेश्चंस हो गए, वो सारे क्वेश्चंस को आप लिस्ट बनाएंगे इन द सीक्वेंस इन विच यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में? जैसे हमारी बुक अगर आप देखेंगे, कैन यू प्लीज टर्न द पेजेस ऑफ योर रजिस्टर एंड टेल मी सबसे पहला क्वेश्चन आपने कौन से सॉल्व किया था? कैन यू प्लीज टर्न द पेजेस ऑफ योर रजिस्टर और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करो बेटा जी। सबसे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, चेक कर लो बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, जितना मुझे याद है चेक करना, आप लोग भी बताते रहना। 3 किया, 5 किया, उसके बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, 3 5 8, 8 के बाद हमने किया 9, उसके बाद हमने किया 10, 3 5 8 10। उसके बाद बेटा जी हम लोग गए थे क्वेश्चन नंबर 7 पे, होमवर्क था। होमवर्क भी आएगा बेटा, क्लास वर्क हो या होमवर्क हो, सब कुछ यहाँ पे आएगा। आप जब अपने रजिस्टर का सीक्वेंस देखो, आपके रजिस्टर में किस सीक्वेंस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। फिर हमने आज उसके बाद किया नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 4, है ना। वो आपको क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करने हैं और रजिस्टर का पेज नंबर आपको पैरेलली लिखते चलना है। मैं आज आपको ये नहीं कहूंगा कि बेटा पूरा दिन निकाल कर बैठो और सिर्फ रजिस्टर के पेज नंबरिंग करो, ऐसा नहीं कहूंगा। मैं आपको सिंपल चीज कहूंगा, सिंपल सी चीज आपको ये करनी है, आपको रजिस्टर के पेज नंबर्स लिखते जाने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे पेज नंबर्स लिखते चलना, रजिस्टर के लिखते चलना। ये भी क्लियर हो गया। अब सर ये क्लियर हो गया, सीरियल नंबर कंटिन्यूस में चलेगा। पहले चैप्टर में 7 नंबर तक था, यहाँ पर 8 नंबर से चालू हो गया। सर क्वेश्चन नंबर का क्लियर हो गया, हमें क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है, क्वेश्चन नंबर, बुक का नाम, पेज नंबर। अब हो सकता है आपको आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करो, सपोज करो, तो ये इंडेक्स तो आपके लिए तब भी काम आएगा ना। तो सपोज करिए आपने मेरी बुक के अलावा कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑब्लिक ICAI स्टडी मटेरियल ऑब्लिक उसका पेज नंबर। मतलब इतना सिस्टमैटिकली आपके पास काम रहेगा। रजिस्टर के पेज नंबर का कॉलम आई होप सबको समझ में आ गया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखना है। अब ध्यान से समझना, ये पूरा टॉपिक जो आपने पढ़ा है, इस पूरे टॉपिक के अंदर आप यहाँ देखो, मैंने आपको बुक के ऊपर राइटिंग स्पेस दिया है कि आपको उस पूरे क्वेश्चन में से कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे लग रहे हैं जो आपको बाद में रिवाइज करने हैं, विच आर वर्थ रिवाइजिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको सिर्फ वो चीज यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने कहा, ये इंडेक्स किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि एग्जाम से पहले आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। दिस इंडेक्स विल टेल यू, एक्सप्लेन यू। आप समझ गए? तो आपको सिंपल लिखना है कि एक तो स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा था उस क्वेश्चन का, और उसमें से आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिवाइज करने, दैट्स ऑल। ये स्टार्टिंग बैलेंस क्यों लिख रहे हैं? सपोज करो आपका एकदम से मन हो गया कि आज मुझे ना एक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन रिवाइज करना है। अब वो आप कैसे ढूंढोगे भाई, इतने सारे क्वेश्चंस में से ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन कौन सा है? आ, 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 ये करना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं ना, टाइम भी लगेगा और खाली फुकट मेहनत भी जाएगी। सिंपल तरीका क्या है, जब भी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन रिवाइज करना रहा, आप ओपन करोगे ये इंडेक्स, इंडेक्स ओपन करके आप देख लोगे, अच्छा कौन सा क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट बैलेंस का क्वेश्चन है, सीधा उसका पेज नंबर खोलोगे और वो क्वेश्चन को जाकर रिवाइज करोगे। ये समझ में आया आपको? जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया, ध्यान से देखना। 1 और 2 क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने? आइडेंटिफाई रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शन कैश बुक एंड पासबुक ऑफ जनवरी। और 2 नंबर में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शन कैश बुक मार्च एंड पासबुक अप्रैल। मतलब ये कॉलम आपके लिए है, जो आपको समझ में आए, आपको सबसे बेहतर तरीके से समझ में आए, वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 गड़बड़ वाला था, सिंपल लिख दिया मैंने, डरना जरूरी है। मतलब ये एक सिंबल बन गया अपने माइंड में कि डरना जरूरी है में अगर ये क्वेश्चन है, मतलब ये एकदम फाड़ू क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन को डिटेल में देखने का। ये क्लियर हो गया? अब जब आप यहाँ पे रजिस्टर के पेज नंबर्स लिखोगे ना,
इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। वो एक और काम क्या करना है समझना। आपकी बुक जो है ट्रिपल ए बुक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रिपल ए बुक जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है सबके पास प्रिंट आउट हो, लेकिन अगर होगी तो बहुत हेल्पफुल होगी। समझ में आया? अब आप कहोगे सर अगर मैंडेटरी है तो कोर्स के साथ देते, तो फिर बेटा फालतू कोर्स की प्राइस बढ़ जाती थी और 1000 रुपए से, 1200 रुपए से प्राइस बढ़ जाती थी। मेरे को पता है कि पढ़ने वाला तो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है, तो मैं उसको क्यों मौका ना दूं, इसीलिए हमने हमारे कोर्स को बुक हटाकर पीडीएफ बुक करके सस्ता बना दिया। ठीक है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा बुक सबके पास होनी चाहिए भाई, ये मैं सही बताऊंगा। अगर आपके पास हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक है, आपको एक और काम करना है, उसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। मतलब क्या होता है समझना। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे राइटिंग स्पेस दिया है आपको, ये देखो, ये राइटिंग स्पेस किस चीज का है पता है? यहां पर आपको अपने रजिस्टर का पेज नंबर लिखना है जहां पर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। अब देखो कितना ब्यूटीफुल होगा ये। अब मेरे ये बुक का 10 नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं सपोज टेक्स्ट बुक खोलकर, ट्रिपल ए बुक खोलकर पढ़ाई करता हूं या करती हूँ, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन रजिस्टर में कौन से पेज पे सॉल्व है वो मैं कैसे ढूंढूंगा? आ, आ, जरूरत नहीं। आप सिंपल चीज करेंगे, मेरी बुक ओपन करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन के पास आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये आपने रजिस्टर के सपोज 16 नंबर पेज पे सॉल्व किया है। आप सीधा रजिस्टर का 16 नंबर पेज खोलेंगे और आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आए? इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग या क्रॉस नंबरिंग। दूसरा तरीका आपको कैसे मिलेगा? अगर आप सपोज रजिस्टर से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास रजिस्टर है, रजिस्टर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो रजिस्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन कौन से पेज पे है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? मतलब देखो अच्छी आदतें तो जितनी डालो उतनी कमी है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी आदतें लगाना चाहते हो, पर जितनी लगा उतनी कम है। एक और टिप मैं शेयर कर सकता हूँ, जैसे आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 21। ठीक है, आज मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया, हो सकता है आप उसका नंबर भी अपने पास रिकॉर्ड करके रखें। जैसे कि आपका जो बुक है ट्रिपल ए बुक है, यहां पर आकर आप लिख दें L21। इसका क्या मतलब है? फ्यूचर में इमेजिन करो कभी ये क्वेश्चन देखने को बैठे और समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, तो आपको बाद में ढूंढना पड़ेगा कि सर ने चैप्टर नंबर 2 का 2 नंबर का क्वेश्चन कौन से लेक्चर में सॉल्व करा है, याद नहीं आ रहा बराबर। वो याद रखने का तरीका है, और तरीका ये है कि आप ये L21 लिख लो। आज हम लोगों ने गड़बड़ वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब ये गड़बड़ वाला क्वेश्चन देखो, डेफिनेटली आंसर आपके पास है क्योंकि लिखा हुआ भी है और मॉड्यूल भी है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है आपके पास। व्हाट इफ कितना अच्छा हो अगर मैं यहाँ पर आकर L21 लिख दूं। डेली के डेली लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है आपको दिखता है क्लास में, मैं भी आपको बताता हूँ। व्हाट इफ मैं यहाँ पर L21 लिख दूं, एक इतनी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। बाद में आपका इतना समय बचाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं आता हूं अपने इंडेक्स के सबसे मेन कॉलम्स पे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार बता दो। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? अब मैं आता हूं अपने ब्रह्मास्त्र पे। ये इंडेक्स को मैं ब्रह्मास्त्र क्यों कहता हूं? बिकॉज ऑफ दीज 4 कॉलम्स। अब इसको अच्छे से समझना। ये 4 कॉलम्स मेरे ब्रह्मास्त्र है। ये 4 कॉलम क्या है बेटा? आइडियली एग्जामिनेशन तक आपका हर एक टॉपिक 4 बार रिवाइज होना चाहिए, आइडियल केस सिनेरियो। और ये 4 नंबर का जो कॉलम है ना आपके इंडेक्स में, ये जो 4 नंबर का कॉलम है, ये 4 नंबर का कॉलम है आपकी प्री एग्जाम रिवीजन। ऑफन देयर इज अ क्वेश्चन पीपिंग इनटू माय माइंड दैट सर एग्जाम से पहले मैं कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सर इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे, समझो हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कैसे करूं समझ ही नहीं आएगा। तो सर मैं कैसे डील करूं इस चीज से, एग्जाम से पहले मैं कैसे क्लियर करूं? मेरे पास आंसर है, और वो आंसर ही है ये इंडेक्स। ये 4 नंबर के कॉलम में जो जो क्वेश्चंस को आप हाईलाइट करके रखोगे, वो क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन 4 नंबर के कॉलम तक पहुंचने के लिए आपको पहले 3 नंबर कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। 3 नंबर तक पहुंचने के लिए 2 नंबर से, और 2 नंबर तक पहुंचने के लिए 1 नंबर से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब है अभी नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द कॉलम व्हिच इज एप्लीकेबल टू यू गाइस इज कॉलम नंबर 1। You have to do a small thing when you are solving any question.
After you complete a question, you have to do a small thing is that you have to define the difficulty rating or the level of that particular question. If you feel that a particular question is very easy question, you simply do a tick mark to that question. If you feel that no, the question is little difficult, I'm not saying just difficult, it's not just difficult, it is like आपको कितनी strongly जरूरत महसूस होती है उस क्वेश्चन को रिवाइज करने की. अगर लगता है इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा कभी रिवाइज नहीं करना है, इसको टिक मार्क कर दो. अगर लगता है कि नहीं मुझे लगता है इसको रिवाइज करना चाहिए, 1 स्टार कर दो. अगर और स्ट्रांगली लगता है कि मुझे ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, 2 स्टार कर दो. और बहुत स्ट्रांगली लगता है 3 स्टार कर दो. अगर आपको लगता है सर कोई क्वेश्चन है जैसे कि ये डरना जरूरी है वाला 6 नंबर का गड़बड़ वाला क्वेश्चन, आज ही आप भी और मैं भी आपको बोल सकता हूं, एवरी सिंगल टाइम वेन एवर यू विल रिवाइज BRS यू नीड टू रिवाइज गड़बड़ वाला क्वेश्चन. आई होप यू एग्री टू मी, है ना. आई होप आप सब जने मुझसे संतुष्ट होंगे इस बात में से कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे बैंक रिकंसिलिएशन गड़बड़ वाला हमेशा रिवाइज करना है. मतलब दोस्त फिर पता है क्या करना है, ऐसे कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चन है ना, इसको आप चारों कॉलम्स में स्टार मार्क करके रख देंगे. 1B 2B 3B 4B. मतलब आज आपने ना अपने एग्जाम के एक दिन पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका डिसीजन ले लिया है. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गड़बड़ वाला इज वन ऑफ द क्वेश्चन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन आप ये हर एक क्वेश्चन के साथ नहीं करोगे. हर एक क्वेश्चन को 3 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी चौथे कॉलम में पहुंचने के लिए. और वो कैसे होगा, अब आज आपने पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने डिफिकल्टी रेटिंग डिफाइन की. मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं. स्टार मार्क का मतलब है रिवाइज करना है, डबल स्टार का मतलब है स्ट्रांगली रिवाइज करना है, 3 स्टार का मतलब है वेरी स्ट्रांगली रिवाइज करना, और टिक मार्क का मतलब है अब मुझे वापस इसके रिवीजन की जरूरत नहीं. अब समझना जब आपके इस चैप्टर की रिटन टेस्ट होगी, कब होगी, कल बता दूंगा मैं आपको. रिटन पेपर अपलोड करूंगा, सोल्यूशन अपलोड करूंगा, खुद से सॉल्व करना है. अब जब आपकी इस चैप्टर की रिटन टेस्ट होगी, आप उसकी तैयारी करोगे. जब आप उसकी तैयारी करोगे मतलब रिवाइज करोगे, तो आपके लिए कॉलम नंबर 2 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेकेंड रिवीजन हो रही है. समझ में आ रहा है, कॉलम नंबर 2. अब कॉलम नंबर 2 में या टेस्ट की तैयारी करते समय आपके दिमाग में फिर से सवाल आएगा कि मैं 10 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, कौन सा करूं, कौन सा ना करूं. बराबर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे माइंड में. सही बोल रहा हूं मैं. हाउ विल यू ओवरकम दीज क्वेश्चंस. कॉलम नंबर 1 विल हेल्प यू टू ओवरकम दीज क्वेश्चंस. कॉलम नंबर 1 में जिन क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा स्टार मार्क है, आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. तो सबसे पहले आप 3 स्टार वाले क्वेश्चन पिकअप करेंगे, फिर आप 2 स्टार वाले पिकअप करेंगे, फिर आप 1 स्टार वाले करेंगे. और जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, क्या आप उसको वापस रिवाइज करेंगे, नहीं करेंगे. हम किसी भी क्वेश्चन को टिक मार्क कब देंगे, जब हमें बहुत स्ट्रांगली लगता है कि नहीं भैया अब इसको वापस अभी नहीं कभी नहीं रिवाइज करने की जरूरत है. इसलिए टिक मार्क बहुत सोच समझ के करना. अगर किसी क्वेश्चन को टिक मार्क कर दिया है, इसका मतलब है वो क्वेश्चन मुझे कभी रिवाइज नहीं करना है. सर एक बात बताइए, बट व्हाई वी विल टिक मार्क, बिकॉज हो सकता है उस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स दूसरे क्वेश्चन में कवर हो गए. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको याद हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन था. check issued but not presented for payment, check deposited but not cleared, interest, bank charges. ये बेसिक रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस थे. आपको नहीं लगता 3 नंबर में जो भी ट्रांजैक्शन थे वो सारे के सारे 8 नंबर क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं ऑलरेडी. तो अब 3 और 8 में जब सेम ट्रांजैक्शन है, सिर्फ फिगर्स अलग है, तो मैं अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूं सेम क्वेश्चंस को बार बार करने में. सही बोल रहा हूं ना मैं. मतलब सेम कंसेप्ट के लिए मैं डबल टाइम क्यों इन्वेस्ट करूं, खाली फुकट मेरा टाइम वेस्ट होगा. इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा टिक मार्क और इसको कर दूंगा स्टार. समझिए आप मेरी बात. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब फिर सेकेंड टाइम जब आप करोगे तो फर्स्ट टाइम का कॉलम देखने का, फिर थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो सेकेंड टाइम का कॉलम देखोगे. मतलब बेटा कुल मिलाकर हमारा टारगेट ये है कि 4 नंबर कॉलम में मुझे वो तमाम क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके रखना है विच आई एम गोइंग टू रिवाइज एंड सॉल्व बिफोर माय एग्जाम्स. इज दिस क्लियर? पक्का 100%. मेरी एग्जाम से पहले मैं जिन जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखने वाला हूं उनको मुझे यहां पर शॉर्टलिस्ट करके रखना है बिफोर माय एग्जाम्स.
Are you getting my point, all of you? Is this clear to all of you? कोई परेशानी, शंका? अब सिंपल चीज करो। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको ये इंडेक्स को कंप्लीट करना है। जिसके पास ट्रिपल ए क्लास बुक है वो प्रिंट वो अपनी बुक में करेंगे। जिसके पास नहीं है, प्लेन सिंपल फॉर्मेट है, आप सिंपली इस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेंगे अपने रजिस्टर में। सिंपल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप ड्रॉ कर लेंगे और अकॉर्डिंगली अपने इंडेक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज ओनली योर होमवर्क टुडे, है ना सर? 2 मिनट में कॉल करना, 2 मिनट। दिस इज योर ओनली होमवर्क टुडे। क्लियर हो गया आप सभी को? कॉलम्स चाहे तो लिख लें आप अपने पास, सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर एंड देन 4 कॉलम्स फॉर डिफिकल्टी लेवल। रिकॉर्डेड भी जो बच्चे देख रहे हैं सबको मैं कहूंगा आपको ये करना ही करना है। समझ में आ रहा है? करना ही करना है बेटा। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसको फॉलो करोगे ना, रिजल्ट 100% मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर नहीं किया, अब जितना जितना मैं जो बता रहा हूँ उसमें से जितना जितना आप कम करोगे, रिजल्ट भी उतना उतना कम होता जाएगा। करेक्ट? तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, इसी के साथ मैं अंशुल अग्रवाल आज यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ सेकंड नंबर टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन अ वेरी गुड नोट। रिटन टेस्ट इसकी ड्यू है, इन्फॉर्मेशन आपको कल मिलेगी। टुमारो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जिनका भी बैकलॉग से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कल आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दोस्तों को भी बता देना, टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता देना, अंशुल सर ने कहा है टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।